नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धन विधेयक और साधारण विधेयक में क्या अंतर है। आप किस तरह से धन विधेयक और साधारण विधेयक को समझ सकते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, कंप्लीट देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और किसी को समझा भी पाएंगे कि धन विधेयक और साधारण विधेयक में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले हमारे भारत देश में जो संसद है उसके 3 अंग हैं और वो 3 अंग कौन कौन से हैं आप सभी अच्छे से जानते हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245 और लोकसभा में है 545। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई दल अपनी सरकार बनाना चाहता है तो उसको कितनी सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। यानी अगर किसी दल को सरकार बनानी है तो उसको बहुमत हासिल करना होगा। अब बहुमत कितना है? 545 कुल सीटें हैं लोकसभा में। अगर सरकार बनानी है तो लोकसभा में आपका बहुमत होना चाहिए। तो आपको कितनी सीटें चाहिए? 273। तो इतनी सीटें आपके पास होनी चाहिए अगर आपको सरकार बनानी है। अब देखिए, हम पढ़ते हैं धन विधेयक और साधारण विधेयक में क्या अंतर है। सबसे पहले साधारण विधेयक लोकसभा या फिर राज्यसभा में कहीं भी पुनः स्थापित मतलब पेश किया जा सकता है कि जो साधारण विधेयक है ये राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, यानी पुनः स्थापित किया जा सकता है, और लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। इसको पेश करने के आप लोकसभा में भी इसको पेश कर सकते हो, राज्यसभा में भी इसको पुनः स्थापित कर सकते हो, आप कहीं पे भी कर सकते हो। आप नहीं, मतलब जो एमपी होंगे, जो मंत्री होंगे वो। लेकिन जो धन विधेयक है वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, धन विधेयक जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, यानी शुरुआत में वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। जबकि जो साधारण विधेयक है उसको आप दोनों सदनों में से, जो हमारे भारत देश की संसद है उसके जो 2 सदन है राज्यसभा और लोकसभा, कहीं पर भी पेश कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, जो ये साधारण विधेयक है इसको कोई मंत्री भी पुनः स्थापित मतलब पेश कर सकता है, या फिर कोई गैर सरकारी सदस्य जो है वो भी उसको पेश कर सकता है। गैर सरकारी का मतलब, अब देखिए, जैसे हमारे भारत देश में इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जो बीजेपी की गवर्नमेंट है और जो दूसरे विपक्षी दल है वो जो बीजेपी के गवर्नमेंट में जो मंत्री हैं, मतलब जैसे राजनाथ सिंह जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, ये हो गए मंत्री। तो ये जो साधारण विधेयक है इसको कोई मंत्री भी पेश कर सकता है या फिर कोई गैर सरकारी सदस्य है, मतलब जिनकी सरकार नहीं है, जैसे राहुल गांधी जी हो गए, या कोई भी ऐसा सदस्य जो मंत्री नहीं है। दोनों, कोई गैर सरकारी सदस्य मतलब जो मंत्री नहीं है और जो कोई मंत्री है, कोई भी इसको पेश कर सकता है। लेकिन जो धन विधेयक है इसको पेश करने की पावर सिर्फ और सिर्फ मंत्री के पास है। मतलब जो धन विधेयक है यह सिर्फ पुनः स्थापित किया जाएगा किसी मंत्री द्वारा। लेकिन जो साधारण विधेयक है इसको कोई मंत्री भी पुनः स्थापित मतलब पेश कर सकता है, या फिर कोई गैर सरकारी सदस्य जो मंत्री नहीं है वो भी इसको पेश कर सकता है। लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, लेकिन जो धन विधेयक है यह सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, अब ये जो साधारण विधेयक है इसको पेश करने से पहले आपको राष्ट्रपति जी की संस्तुति लेने की आवश्यकता नहीं है। यही यहां पे लिखा हुआ है, बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पुनः स्थापित। मतलब जब कोई भी सदस्य इसको पेश करेगा लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, उससे पहले परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है राष्ट्रपति जी से। लेकिन ये जो धन विधेयक है सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित हो सकता है। मतलब यहां पे सिंपल है कि धन विधेयक अगर आएगा लोकसभा में तो राष्ट्रपति जी से पहले परमिशन लेनी होगी, लेकिन साधारण विधेयक में परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पेश करने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। फोर्थ पॉइंट, ये जो साधारण विधेयक है इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को सेम पावर है, दोनों की शक्तियां समान है। मतलब जैसे लोकसभा में कोई भी साधारण विधेयक पेश किया गया तो राज्यसभा उसको संशोधित भी कर सकती है या उसको अस्वीकृत भी कर सकती है।
अस्वीकृत का मतलब कि मंजूर नहीं करेगी। लेकिन ये जो धन विधेयक है इसमें सिर्फ लोकसभा की जो शक्तियां हैं वो राज्यसभा से बहुत ज्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साधारण विधेयक में राज्यसभा इसको संशोधित भी कर सकती है, अस्वीकृत भी कर सकती है, लेकिन धन विधेयक के मामले में जो राज्यसभा है वो ना तो इसमें संशोधन कर सकती धन विधेयक में, ना इसको अस्वीकृत कर सकती, मतलब हर हाल में मंजूर करना पड़ेगा, सिर्फ सिफारिश कर सकती है लोकसभा को कि अगर उसको कोई कमी लगे राज्यसभा को धन विधेयक में तो वो सिफारिश कर सकती है लोकसभा को कि आप इसमें यहां चेंज कर लीजिए। अब यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, सिफारिश का क्या मतलब है कि वो सिर्फ सिफारिश कर सकती है, लोकसभा माने या ना माने वो लोकसभा की मर्जी। साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक रोक सकती है। मतलब क्या है, जैसे लोकसभा में कोई जो विधेयक है वो पारित हो गया, लोकसभा में किसी भी सदस्य ने या किसी मंत्री ने अगर कोई विधेयक रखा और वो पारित हो गया तो उसके पास वो जाएगा राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्यसभा उसको 6 महीने तक रोक सकती है, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक नहीं रोक सकती। राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक, अधिकतम 14 दिन तक किसी धन विधेयक को रोक सकती है। अगर 14 दिन में उसको पारित कर दिया तो ठीक, वरना वो स्वयं ही पारित माना जाएगा। मतलब वो सिर्फ उसको 14 दिन तक अपने पास रोक के रख सकती है। फिर अगला पॉइंट, राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं, कि जैसे कोई साधारण विधेयक है वो पारित हो गया लोकसभा में, तो जब वो राज्यसभा में जाएगा तो वहां पे जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे उनके प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन धन विधेयक में क्या होता है, अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे लोकसभा में पारित हो गया तो फिर जो अध्यक्ष है वो देखेंगे कि ये धन विधेयक है या नहीं। तो वो क्या क्या चीजें देख सकते हैं, मतलब जैसे कोई धन विधेयक है या नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। धन विधेयक क्या होता है, जैसे टैक्स से रिलेटेड, टैक्स को बढ़ाना है, घटाना है, ये सभी बातें धन विधेयक के अंडर आ जाती है। तो लोकसभा अध्यक्ष इसको पहले प्रमाणित करते हैं कि हाँ ये धन विधेयक है, फिर राज्यसभा के पास भेजा जाता है और राज्यसभा अधिकतम उसको 14 दिन तक रोक के रख सकती है। 14 दिन में पारित कर दिया तो ठीक है, वरना वो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली पारित माना जाएगा दोनों सदनों से। लोकसभा ने तो उसको पारित कर ही दिया है, राज्यसभा से भी वो पारित माना जाएगा। और जो राज्यसभा है वो उसको संशोधित नहीं कर सकती, अस्वीकृत नहीं कर सकती, वो सिर्फ उसमें सिफारिश कर सकती है। अब ये लोकसभा की मर्जी है कि वो धन विधेयक में जो सिफारिश की है राज्यसभा ने उसको मंजूर करेगी या नहीं। फिर देखिए, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है साधारण विधेयक के मामले में। अगर जैसे लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा पास नहीं कर सकी 6 महीने तक, या फिर राज्यसभा में कोई विधेयक आया था वो राज्यसभा ने तो पारित करके लोकसभा के पास भेज दिया, लेकिन लोकसभा ने उसको पास नहीं किया, तो यहाँ पे अगर उनके बीच में कुछ विवाद है तो राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक बुलाएंगे राज्यसभा की भी, लोकसभा की भी, ताकि उस विधेयक को पारित कराया जा सके। लेकिन यहां पे संयुक्त बैठक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो राज्यसभा है वो उसमें संशोधित तो कर ही नहीं सकती, संशोधन नहीं कर सकती, ना ही उसको वो अस्वीकृत कर सकती है। मतलब सिर्फ 14 दिन का टाइम है राज्यसभा के पास, तो 14 दिन में उसने पारित कर दिया तो ठीक, वरना वो ऑटोमेटिकली पारित माना जाएगा। तो यहाँ पे बैठक की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मतभेद होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के पास शक्ति ही नहीं है। फिर राष्ट्रपति जी जो हैं साधारण विधेयक को अस्वीकृत भी कर सकते हैं, पारित भी कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकते हैं संसद में। लेकिन राष्ट्रपति जी यहां पे देखिए, धन विधेयक के मामले में पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। मतलब अस्वीकृत कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, पारित कर सकते हैं, मतलब सिग्नेचर कर सकते हैं, या फिर उसको बोल देंगे कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन वो उनको वापस नहीं लौटा सकते। जो धन विधेयक है उसको राज्यसभा में या लोकसभा में, मतलब संसद में वापस नहीं भेज सकते। क्यों, ऐसा क्यों है, राष्ट्रपति जी उसको वापस क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि ये देखिए आप, थर्ड पॉइंट, सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। मतलब जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा तो राष्ट्रपति जी की पहले ही परमिशन लेनी होगी, तो वो उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, क्योंकि पहले ही उनकी परमिशन ले ली गई है। फिर देखिए, लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, साधारण विधेयक के मामले में अगर जैसे कोई साधारण विधेयक है वो लोकसभा में आया और वो पास नहीं हो सका, पारित नहीं हो सका, तो अगर वो विधेयक जो था, अगर वो किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया था और वो पास नहीं हो सका, तो क्या होगा, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। यहां पे कंडीशन क्या है, अगर वो जो मंत्री ने पेश किया हो, लेकिन अगर मंत्री ने पेश नहीं किया, किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया गया, तो सरकार को त्यागपत्र देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन धन विधेयक
धन विधेयक के मामले में पहले ही कंडीशन क्या है, कोई मंत्री इसको पूरा स्थापित करेगा। तो अगर ये जो धन विधेयक है ये लोकसभा में अस्वीकृत हो गया, मतलब पारित नहीं हो सका, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। हर हाल में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि यह पहले ही यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। साधारण विधेयक के मामले में एक कंडीशन है, लेकिन कंडीशन क्या है, यदि मंत्री ने इसको पेश किया हो। लेकिन लोकसभा में मंत्री ही पेश कर सकते हैं धन विधेयक को, तो अगर वो पारित नहीं हो सका, पास नहीं हो सका, तो फिर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप धन विधेयक और साधारण विधेयक को डिफाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।